एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचकर ही बहुत अजीब लगता है जहां ब्रिटिश राज का एक खूंखार मजिस्ट्रेट खड़ा हो। मतलब एक ऐसा अधिकारी जिसके सिर्फ एक इशारे पर लोगों को फांसी हो जाती है, वो एक हिंदुस्तानी के सामने हाथ बांधे खड़ा है। हाँ, और वो भी किसी बड़ी राजनीतिक मांग के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपने ही घर के टॉयलेट का साबुन और नहाने का मग्घा खरीदने के लिए एक परमिशन लेटर मिल सके। बिल्कुल। और उस लेटर पर एक हिंदुस्तानी के हस्ताक्षर की जरूरत थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और खासकर गांधी युग से जुड़े जिन ऐतिहासिक स्रोतों पर हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें ऐसे ही पन्ने मौजूद हैं। सही कहा। हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इनके मूल कारण रहे 1905 के बंगाल विभाजन पर रहेगा। ये पूरा विश्लेषण विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। और इतिहास की किताबों में हमें अक्सर बड़े नाम और तारीखें तो मिली जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद उन बारीकियों और रणनीतियों को डिकोड करना है जो असल में साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इन स्रोतों को देखकर लगता है जैसे किसी शतरंज की बिसात का हर मोहरा अपनी एक अलग कहानी कह रहा हो, है ना? एकदम सही। और इस बिसात की सबसे बड़ी चाल शायद 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी दांडी मार्च। स्रोतों में इस मार्च की गणित को जिस तरह समझाया गया है, वो किसी पहेली के सुलझने जैसा लगता है। वो तारीखों वाला गणित। हाँ, वही। देखिए, 12 मार्च को मार्च की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल को समापन। इसमें पूरे 24 दिन लगे। दूरी थी 240 मील और इसमें स्वयंसेवक थे 78। अब जरा इस गणित को देखिए। अगर 12 को 2 से गुणा करें तो 24 दिन आते हैं, और फिर 24 को 10 से गुणा करें तो 240 मील बनते हैं। बिल्कुल। और 12 छक्के 72 होता है, जो 78 स्वयंसेवकों के काफी करीब है। मतलब इस तरह के गणितीय संयोग इतिहास को याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देते हैं। ये संयोग याद रखने के लिए भले ही रोचक हो, लेकिन इसी दांडी मार्च के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला छिपा था। एक ऐसा फैसला जिस पर अक्सर बहस नहीं होती है। क्या आपको पता है कि मार्च की शुरुआत में स्वयं सेवकों के जत्थे में महिलाओं की संख्या कितनी थी? मुझे लगता है काफी रही होगी। क्योंकि 0। शुरुआत में एक भी महिला इसमें शामिल नहीं थी। रखो, क्या 0? अरे यार, ये बात तो पचती नहीं है। मतलब गांधी जी का पूरा दर्शन ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने पर आधारित था। तो फिर इतने बड़े जन आंदोलन से महिलाओं को पूरी तरह बाहर रखना उनके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं लगता? सतह से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ हमें उस समय के ब्रिटिश नैरेटिव को समझना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य अपने हिंसक दमन के लिए जाना जाता था। हाँ, लाठीचार्ज और गोलियां चलाना तो आम बात थी। बिल्कुल। अब अगर महिलाएं शुरुआत में ही मार्च में शामिल होती और पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं करती, तो ब्रिटिश प्रेस पूरी दुनिया में यह प्रचारित कर देती कि भारतीय पुरुष कायर हैं। वो कहते कि हिंदुस्तानी अपनी महिलाओं को ढाल बनाकर आगे कर रहे हैं। ओह अच्छा, मतलब इस दुष्प्रचार को काटने के लिए ही महिलाओं को शुरुआत में रोका गया था। एकदम सही। अंग्रेजों को कोई भी बहाना नहीं दिया गया। जब आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और अपनी ताकत साबित कर दी, तब जाकर सरोजनी नायडू जैसी नेत्रियों ने रास्ते में इस मार्च की कमान संभाली। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा पीआर और माइंड गेम चल रहा था। हाँ, और इसी माइंड गेम का एक और जबरदस्त उदाहरण उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में दिखता है। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार की घटना, जहां वो फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे थे। हाँ, वहां खुदाई खिदमतगार प्रदर्शन कर रहे थे। लाल कुर्ती पहनने के कारण इन्हें लाल कुर्ती वाले भी कहा जाता था। अब यहाँ ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो वाली मशीनरी का सीधा इस्तेमाल किया। वो कैसे? सामने जो प्रदर्शन करने वाली भीड़ थी वो मुस्लिम थी, इसलिए अंग्रेजों ने जानबूझकर गढ़वाल राइफल्स नाम की एक हिंदू बटालियन को सामने ला खड़ा किया, जिसके सेनापति वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। मकसद एकदम साफ था, एक हिंदू सैनिक से मुस्लिम भीड़ पर गोली चलवाना, ताकि ये पूरा राजनीतिक आंदोलन वहीं के वहीं एक सांप्रदायिक दंगे में बदल जाए। बिल्कुल, यही उनकी चाल थी। इसे अगर हम उसी शतांश के नजरिए से देखें ना, तो ये वो पल था जहां एक मोहरे ने राजा का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और ऐलान कर दिया कि वे अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। सही कहा, जिसके लिए उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें कड़ी सजा भी मिली।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक सैनिक के इस इनकार ने ब्रिटिश रणनीति को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल कैसे कर दिया। देखिए, कोई भी साम्राज्य और विशेषकर ब्रिटिश राज केवल कागजों या कानूनों से नहीं चलता है, वो सेना और पुलिस के डर और भौतिक नियंत्रण से चलता है। हाँ, ताकत के जोर पर। और जब सेना का ही एक हिस्सा जिसे सांप्रदायिक आधार पर भड़काने की पूरी कोशिश की गई हो वो बगावत कर दे, तो सत्ता का वो खौफ खत्म हो जाता है। मतलब मशीनरी का सबसे अचूक हथियार जो विभाजन था, अब सेना के भीतर काम करना बंद कर रहा था। एकदम सही। अब जब बल प्रयोग और फूट डालने की नीति इस तरह विफल होने लगी, तो प्रशासन को मजबूरन राजनीतिक रास्ता इख्तियार करना ही था। जमीन पर मिल रही इस भारी चुनौती को देखकर सविनय अवज्ञा को बीच में रोका गया। और फिर 5 मार्च 1931 को वो मशहूर गांधी-इरविन पैक्ट हुआ। हाँ, और इसी समझौते के तहत 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। अब यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही अजीब ऐतिहासिक तथ्य दर्ज है। कौन सा तथ्य? गांधी जी लंदन जिस जहाज से गए थे वो ब्रिटिश नेवी का जहाज SS राजपूताना था। स्रोत के अनुसार इसी ब्रिटिश जहाज को बाद में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा डुबो दिया गया था। अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत अजीब और दिलचस्प जानकारी है। हाँ, स्रोत में इसे बिल्कुल ऐसे ही दर्ज किया गया है। और लंदन पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बौखलाहट तो जगजाहिर है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े जननेता को उनके कपड़ों के कारण आधा नंगा फकीर कह दिया था। बिल्कुल, चर्चिल बहुत गुस्से में थे। लेकिन इसके जवाब में गांधी जी ने जो किया वो आज की आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के किसी PR मास्टर क्लास से कम नहीं लगता। उन्होंने किसी भी आलीशान सरकारी गेस्ट हाउस या होटल में रुकने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, और पूर्वी लंदन के गरीब मजदूर इलाके किंग्सले हॉल में अपना डेरा डाला। और मजे की बात देखिए, वे रोज सुबह उन ब्रिटिश मजदूरों के साथ टहलते थे जिनकी रोजी रोटी पर खुद भारतीय बहिष्कार का असर पड़ा था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO अपना लग्जरी सूट छोड़कर सीधे फैक्ट्री के फर्श पर कर्मचारियों के साथ जाकर सोए और उनके दर्द को समझे। और इस एक कदम ने सीधे ब्रिटेन की आम जनता के बीच उनकी छवि को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लेकिन राजनीतिक रूप से ये सम्मेलन बहुत जटिल साबित हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कहें कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसके तहत दलितों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, है ना? हाँ। यहाँ थोड़ा रुकना होगा। आज के संदर्भ में देखें तो आरक्षण को प्रतिनिधित्व का एक बहुत ही आवश्यक जरिया माना जाता है। तो फिर गांधी जी ने इसका इतना कड़ा विरोध क्यों किया? उन्होंने तो यरवदा जेल में, जिसे वे यरवदा मंदिर कहते थे, आमरण अनशन तक शुरू कर दिया था। क्योंकि इस पंचायत की कार्यप्रणाली को गहराई से समझना जरूरी है। ये कोई आज के दौर जैसा आरक्षण नहीं था, ये अलग निर्वाचन मंडल था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये था कि किसी दलित उम्मीदवार के लिए केवल दलित मतदाता ही वोट कर पाएंगे। ये समाज को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग अलग हिस्सों में बांटने की एक बहुत बड़ी ब्रिटिश चाल थी। ओह, अब समझ आया। मतलब इससे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक साझा भारतीय पहचान का निर्माण हमेशा के लिए असंभव हो जाता। एकदम सही। और इसी के विरोध में वो अनशन हुआ जिसका अंत 24 सितंबर 1932 के प्रसिद्ध पूना पैक्ट से हुआ। लेकिन इन स्रोतों में इस पैक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार मौजूद है। आमतौर पर यही माना जाता है ना कि इस पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। यही तो बात है। पूना पैक्ट पर असल हस्ताक्षर BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किए थे। गांधी जी ने उस दस्तावेज पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। सच में? ये तो बहुतों को पता ही नहीं होगा। हाँ, और इस समझौते के तंत्र ने अंग्रेजों की पूरी बाजी पलट कर रख दी। दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये आरक्षण अब एक आंतरिक व्यवस्था बन गया। मतलब चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से ही होने थे, जहां सभी वर्ग एक साथ वोट डालेंगे। बिल्कुल। इस तरह ब्रिटिश सरकार के हाथों से भारतीयों को कानूनी रूप से बांटने का जो हथियार था वो हमेशा के लिए छीन लिया गया। राजनीतिक पटल पर समाज को बिखरने से तो बचा लिया गया, लेकिन इस जटिल संदेश को आम जनता तक पहुंचाना भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, और इसी उद्देश्य से 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। पर यहां नाम के प्रभाव को भी पहचाना गया। एंटी अनटचेबिलिटी शब्द में
एक तरह की नकारात्मकता झलकती थी। सही कहा। इसलिए इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और इसके पहले अध्यक्ष बने जीडी बिड़ला। और फिर इस संस्था के विचारों के प्रचार के लिए 1933 में हरिजन पत्रिका शुरू की गई। इस पत्रिका का एक नियम बहुत ही चौंकाने वाला है। स्रोतों के अनुसार इसमें किसी भी तरह के व्यापारिक विज्ञापन यानी कमर्शियल एड्स छापने पर सख्त पाबंदी थी। हाँ, ये सच है। पर विज्ञापन तो किसी भी मीडिया के लिए आर्थिक ऑक्सीजन का काम करते हैं ना। इसके बिना तो प्रकाशन का खर्चा निकालना ही असंभव लगता है। ये असल में सूचना की स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक बहुत ही सोचा समझा तंत्र था। सोचिए, अगर किसी कॉर्पोरेट या ब्रिटिश कंपनी से विज्ञापन का पैसा लिया जाता तो उनका दबाव संपादकीय नीति पर पड़ने की पूरी संभावना रहती। बिल्कुल, पैसों के साथ शर्तें तो आती ही हैं। हाँ, तो निष्पक्ष और बेखौफ विचारों के प्रसार के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत अनिवार्य थी। और यही स्वतंत्र सूचना तंत्र आगे चलकर उस महासंग्राम में काम आया जो 1942 में शुरू होने वाला था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की ओर था और भारत पर जापान के हमले का खतरा मंडरा रहा था, जिसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज भारतीय सरजमीन पर काबिज थे। 1942 का जिक्र आते ही दिमाग में कुछ ऐसे नारे गूंजने लगते हैं जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी, जैसे करो या मरो, भारत छोड़ो, और यहां तक कि 1920s के दशक का वो नारा साइमन गो बैक। बिल्कुल। एक आम धारणा है कि ये ऐतिहासिक नारे गांधी जी या फिर लाला लाजपत राय ने रचे थे, लेकिन हमारे स्रोत एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बयान करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि इन तीनों ही नारों की रचना बॉम्बे के तत्कालीन मेयर और स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली ने की थी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आधुनिक मार्केटिंग अभियान जैसा हो गया। मतलब विज्ञापन की एक बेहतरीन कॉपी लिखने वाले उस गुमनाम राइटर को कोई नहीं जानता, जबकि सारा श्रेय उस ब्रांड एम्बेसडर को मिल जाता है जो पर्दे पर आकर उस लाइन को बोलता है। बहुत सही तुलना की। यूसुफ मेहर अली ने वे शब्द गढ़े और गांधी जी के नेतृत्व ने उन शब्दों को एक राष्ट्रीय मंत्र में बदल दिया। और फिर 8 अगस्त 1942 को जब ये तय हुआ कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ो का अल्टीमेटम दिया जाएगा, तो ब्रिटिश प्रशासन ने एक ऐसी चाल चली जो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह लगती है। वो चाल थी ऑपरेशन जीरो आवर। ये क्या था? 9 अगस्त की सुबह का सूरज उगने से पहले ही बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस पर एक गुप्त ट्रेन पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। रात के अंधेरे में ही एक साथ देश के सभी शीर्ष नेताओं को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब रातों रात पूरा का पूरा नेतृत्व गायब। हाँ, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। और यही वो जगह है जहां बाद में कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल। उधर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद को अहमदाबाद किले में कैद किया गया। ये वही जगह है जहां नेहरू ने अपनी विख्यात पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल भेज दिया गया। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? देखिए, जब किसी भी आंदोलन का पूरा नेतृत्व, उसका हर एक बड़ा रणनीतिकार अचानक गायब कर दिया जाए, तो बिना किसी दिशा निर्देश के उस आंदोलन को तो वहीं दम तोड़ देना चाहिए था। लेकिन 1942 में इसका ठीक उल्टा हुआ। यह भयंकर रूप कैसे ले लिया? इसका कारण था सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब कोई केंद्रीय कमान नहीं बची, तो स्थानीय लोगों ने खुद ही कमान संभाल ली। मतलब आम जनता ही नेता बन गई? हाँ, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण थी समानांतर सरकारें, जिन्हें पैरेलल गवर्नमेंट्स कहा जाता है। समानांतर सरकारें मतलब अंग्रेजों को पूरी तरह से नकार कर लोगों ने अपनी खुद की शासन व्यवस्था लागू कर दी। पर यह काम कैसे करता था? आप उत्तर प्रदेश के बलिया का उदाहरण ले सकते हैं, जिसे बागी बलिया भी कहा जाने लगा था। वहां चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक ऐसी समानांतर सरकार बनी जिसका खौफ और दबदबा इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश कलेक्टर ने खुद आकर अपना ऑफिस उन्हें सौंप दिया था। क्या बात कर रहे हैं? कलेक्टर का मतलब तो पूरे जिले में ब्रिटिश ताज का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, और वो अपने सत्ता एक आम हिंदुस्तानी को सौंप रहा था। बिल्कुल। इसके बाद प्रशासन, कानून व्यवस्था, सब कुछ जनता ने अपने हाथ में ले लिया। सत्ता तंत्र के टूटने के साथ साथ संचार का तंत्र भी जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। उषा मेहता का गुप्त कांग्रेस रेडियो उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, वे एक जगह से प्रसारण नहीं करती थी। हर दिन ट्रांसमीटर की जगह बदल दी जाती थी। और ब्रिटिश डिटेक्टर वैन गलियों की खाक छानती रह गई, पर उस रेडियो स्टेशन को पकड़ ही नहीं पाई।
आखिरकार उन्हें पकड़ने के लिए तकनीक नहीं बल्कि गद्दारी का सहारा लेना पड़ा। उनके ही एक टेक्नीशियन ने मात्र 500 रुपए के इनाम के लालच में मुखबिरी कर दी थी। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी भूमिगत क्रांति में कुछ ऐसे बलिदान भी दर्ज हैं जो किसी भी इंसान को भीतर तक झकझोर सकते हैं। इन स्रोतों में असम की 17 वर्षीय कनकलता बरुआ का भी जिक्र है। हाँ, विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने उनके सीने में गोली मार दी थी। लेकिन जान जाते जाते भी उन्होंने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उनके गिरते ही पीछे खड़े मुकुंद काकोती ने उस झंडे को थाम लिया और पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। और बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा असफ अली का वो दृश्य जहां उन्होंने निडर होकर झंडा फहराया, उन पर 5,000 रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित किया गया था। लेकिन वे 1942 से लेकर 1946 तक अंडरग्राउंड रहीं और पूरी ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाई। कमाल है, जब इन घटनाओं का हम विश्लेषण करते हैं तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि विदेशी वस्तुओं और सत्ता का ये पूर्ण बहिष्कार अचानक 1942 में पैदा नहीं हुआ था। मतलब रातों रात कोई समाज इतना संगठित तो नहीं हो सकता ना। इसकी जड़ें काफी गहरी रही होंगी। बिल्कुल, और उन जड़ों को तलाशने के लिए हमें दशकों पीछे 1905 के बंगाल विभाजन की तरफ जाना होगा। लॉर्ड कर्जन वाला विभाजन। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर बंगाल को बांट दिया और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दी गई। इसके पीछे की तारीखों का गणित भी बहुत कुछ कहता है। कैसे? 19 जुलाई को विभाजन की घोषणा हुई, जिसका निहित संदेश था, हम तुम्हें एक नहीं रहने देंगे। और इसके ठीक जवाब में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, जो ये संदेश दे रहा था कि हम अनंत काल तक साथ रहेंगे। और फिर 16 अक्टूबर को ये विभाजन आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर का दिन पूरे बंगाल में अरंधन या शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। विरोध का तरीका देखिए, उस दिन पूरे बंगाल में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था, लोगों ने उपवास रखा था। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर का वो मास्टर स्ट्रोक, जिन्होंने इस राजनीतिक घटना को एक गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतिरोध में बदल दिया। उनके आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। हाँ, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधी। यहाँ तक कि प्रदर्शन को कुचलने आई ब्रिटिश पुलिस के हाथों पर भी लोगों ने राखी बांधी थी। और इसी दौरान टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। जब अंग्रेजों ने देखा कि जनता इस कदर एकजुट हो रही है, तो उन्होंने छात्रों को निशाना बनाना शुरू किया। वो कार्लाइल सर्कुलर। बिल्कुल, कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया, जिसका तंत्र ये था कि जो भी छात्र आंदोलन में भाग लेगा, उसे स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया जाएगा। एक तरह से उनके भविष्य को कुचलने की खुली धमकी दी गई। लेकिन इसके जवाब में बंगाल के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी खुद की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खड़ी कर दी, जो आज के प्रतिष्ठित जादवपुर यूनिवर्सिटी है। अरे वाह! विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर स्वदेशी शिक्षा का निर्माण किया गया। और इस बहिष्कार का सबसे आक्रामक रूप अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से सामने आया था। ये वही वाकया है ना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, साबुन और मग्गे वाला। हाँ, बिल्कुल वही। एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट का सामाजिक बहिष्कार इस हद तक किया गया कि कोई भी हिंदुस्तानी दुकानदार उसे सामान बेचने को तैयार ही नहीं था। दैनिक इस्तेमाल की चीजें, यहाँ तक कि टॉयलेट का साबुन और मग्गा खरीदने के लिए उस मजिस्ट्रेट को अश्विनी दत्त के पास जाकर उनके परमिशन लेटर पर हस्ताक्षर करवाने पड़े। ये घटना सत्ता के असली स्वरूप को पूरी तरह उधेड़ कर रख देती है। सरकारें बंदूकों से नहीं, जनता के सहयोग से चलती हैं। और जब वो सहयोग वापस ले लिया जाता है तो एक मजिस्ट्रेट भी लाचार हो जाता है। इसी प्रचंड विरोध के आगे साम्राज्य को झुकना पड़ा था। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन बंगाल का माहौल इतना उग्र हो चुका था कि अंग्रेजों ने डर के मारे अपनी राजधानी ही कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर ली। हालांकि राजधानी बदलने से भी वे बच नहीं पाए। 1912 में जब राजधानी दिल्ली बदली जा रही थी, तो रास बिहारी बोस ने चांदनी चौक में सीधे लॉर्ड हार्डिंग पर ही बम फेंक दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि विद्रोह की वो चिंगारी अब पूरे देश में फैल चुकी है और इसे किसी भी दमनकारी नीति से बुझाया नहीं जा सकता। इन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों और नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। इतिहास अक्सर बड़े राजनेताओं या संधियों के नाम पर दर्ज कर लिया जाता है। हाँ, लेकिन असल में उस साम्राज्य की नींव को खोखला करने का काम उन अनाम चेहरों, स्थानीय रणनीतियों और छोटे छोटे विद्रोहों ने किया था। बिल्कुल, एक ऐसा इतिहास जो केवल तारीखों में नहीं बल्कि उन रणनीतियों के तंत्र में छुपा है। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार उभरता है जो आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है। जरा सोच कर देखिए,
आज के समय में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सबके हाथों में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और सेकंडों में संदेश भेजने वाले ऐप मौजूद हैं, तब भी हम कई बार एक छोटी सी जानकारी को सही ढंग से फैला नहीं पाते या एक छोटे से मुद्दे पर भी भीड़ को संगठित नहीं कर पाते। ये आज के तकनीकी युग की एक बहुत बड़ी विडंबना है। यह है कि 1942 में जब ना कोई इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया और पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व रातों रात जेल में डाल दिया गया था, तब एक 17 साल की लड़की और एक भूमिगत रेडियो ऑपरेटर ने रोज अपनी लोकेशन बदलकर बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव को कैसे हिला दिया होगा। ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या दुनिया को बदलने वाली असली ताकत इन तकनीकी संसाधनों में छिपी है या फिर उस अदम्य आग में जो बिना किसी भारी सहारे के उन लोगों के दिलों में धधक रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा।